ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्होत्रा फार्मेसी। इधर श्वेता को लक्ष्य के चले जाने का इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी। हर थोड़ी देर के बाद वह सर्विलांस रूम में जाकर बाहर का नजारा देख लेती। हर बार देखने का उद्देश्य एक ही था कि वहां से लक्ष्य जा चुका है अथवा नहीं। अब जब ऐसा करते हुए घंटों का समय बीत चुका था, तब श्वेता झुंझला उठती है। अंत में फार्मेसी से बाहर जाना तय करती है। श्वेता खुद से कहती है, मेरी मर्जी, मैं उसे मिलूं या ना मिलूं। अगर मुझे उससे नहीं मिलना तो मैं भी देखती हूँ कि वह मुझसे कैसे बात कर पाता है। मैं उसकी कोई मिल्कियत नहीं हूँ जिस पर उसका किसी प्रकार का अधिकार हो। मैं इस तरह उसे छिप क्यों रही हूँ? क्या मैंने कोई अपराध किया है? जब मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और वह कोई पुलिस वाला नहीं है, तो फिर उससे बचने के लिए मुझे इस तरह से छिपने की जरूरत भी नहीं है। मैं उसकी आंखों के सामने से बिना उससे मिले, बिना उससे बातें किए यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। और जब मैं ऐसा करूँगी तो उसे भी अगली बार के लिए सबक मिल जाएगा कि इस तरह किसी की मर्जी के खिलाफ उसका इंतजार करना सिर्फ एक बेवकूफी है। उसे अच्छा लगेगा या बुरा, यह सोचना मेरा काम नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो बेवकूफ वह नहीं, मैं हूँ। अपने आप को यह समझाने के बाद श्वेता फार्मेसी से बाहर जाने के लिए अपना पर्स उठा लेती है। फिर लक्ष्य का सामना करने के लिए बाहर की ओर चल पड़ती है। उधर अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करते हुए लक्ष्य के फोन पर अचानक से अलग तरह की बीप सुनाई देती है। वह अपनी गाड़ी के डेस्कटॉप पर रखे हुए फोन की इस बीप को सुनते ही झट से फोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। उसे देखने के बाद लक्ष्य के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। जहां अब तक लक्ष्य की प्राथमिकता श्वेता से मिलना था, अब अचानक से ही वह वहां से चले जाने का मूड बनाता है। अतः वह झट से अपना फोन पॉकेट में रखते हुए अपने सिक्योरिटी गार्डों को इशारा करता है। इधर श्वेता जब बाहर आती है तो देखती है कि लक्ष्य और उसके सिक्योरिटी वहां से काफी तेज गति से रवाना हो रही थी। कहाँ तो श्वेता यह सोच रही थी कि वह लक्ष्य की आंखों के सामने से बिना बात किए निकलेगी और लक्ष्य को सबक सिखाएगी। वहीं लक्ष्य बिल्कुल ऐसा ही करते हुए उसकी आंखों से सामने से निकल जाता है। श्वेता अपनी जगह पर खड़ी खड़ी बस देखते ही रह जाती है। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने इस तरह जाते हुए देखकर श्वेता को अपने आप में काफी बुरा लगने लगता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे लक्ष्य के जाने पर इस तरह खराब लगने का क्या औचित्य है। वह इतनी देर से यही तो चाहती थी कि लक्ष्य यहाँ से चला जाए। कब से वह इसी पल के लिए इंतजार कर रही थी ताकि वह शांति से घर जा सके। अब जब लक्ष्य उसकी आंखों के सामने से उसे अनदेखा करते हुए तेजी से निकल जाता है तो उसे अपने आप में इंसल्ट फील होता है, क्योंकि श्वेता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि लक्ष्य ने उसे फार्मेसी से बाहर आते हुए देख लिया था। उसके बावजूद भी वह इस तरह चला गया जैसे कि उसे श्वेता के यहाँ होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से श्वेता के मन में एक और विचार पनप उठता है। क्या लक्ष्य मुझसे नाराज होकर यहाँ से चला गया? क्या वह इतनी देर तक यहाँ सिर्फ यही जानने के लिए खड़ा था कि मैं फार्मेसी में हूँ या नहीं हूँ? यह विचार मन में आते ही श्वेता का मन विचलित हो उठता है। वह सोचती है, इस तरह तो मैं लक्ष्य के नजरों में झूठी साबित हो गई। अब वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? तभी वह खुद को समझाते हुए कहती है, अच्छा ही है, अगर वह नाराज होकर गया है, जब तक नाराजगी रहेगी कम से कम तब तक वह मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं करेगा। देखा जाए तो एक तरह से यह मेरे लिए भी अच्छा ही है। जितनी समझदारी से वो अपने मन को समझा रही थी, उसका मन उतने ही अधिक असंतोष से भरा जा रहा था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह जो चाहती है वही होने के बाद भी उसे खुशी क्यों नहीं हो रही। वह अपने आप में बेहद चिड़चिड़ापन क्यों महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आनंद सन्याल हाउस। आनंद की ऐसी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अनिका कहती है, तो तुम सीधी तरह से कुछ नहीं बताओगे? अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी।
तुम अपने लिए तुम्हारा जो जी चाहे वह उस चीज का चुनाव कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चुनाव ही आज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। आनंद कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ तुम बैठी हो उसके ठीक पीछे का दरवाजा एक खुफिया दरवाजा है। इसकी मदद से तुम कुछ ही पलों में यहाँ से काफी दूर निकल जाओगे। फिलहाल यहाँ से तुम्हारा चले जाना अच्छा होगा। फिर वहाँ टेबल पर रखे हुए अपने कार्ड में से एक कार्ड उठाते हुए अनिका की तरफ करते हुए कहता है, मेरा फोन नंबर इस पर लिखा हुआ है। जब बोलोगी, जहाँ भी आने के लिए बोलोगी, मैं आ जाऊंगा। फिर वहाँ पर तुम चाहे अपनी नफरत से मार देना या प्यार से, मुझे दोनों ही मंजूर है। अब अनिका कहती है, यह तो अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि तुम कुछ देर के बाद तक जिंदा रहोगे या नहीं। कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनिका की इस बात पर आनंद मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वह परी का छोटा सा स्टैच्यू अभी भी उसी के हाथ में था और वह कहता है, जीना ना सही मरना ही सही, तुम्हारी जैसी लड़की के हाथों मुझे यह भी मंजूर है। इतना कहने के बाद आनंद अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, ओह सॉरी, तुम्हारी जैसी लड़की नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों। फिलहाल यहाँ तुम्हारे आने से कई बातों का मतलब बिल्कुल साफ है। आनंद का कहा हुआ अंतिम वाक्य सुनकर अनिका थोड़ी सी हैरानी के साथ आनंद की ओर देखती है, जैसे वह जानना चाह रही हो कि उसकी बात का क्या मतलब है। अब आनंद कहता है, मुझे इस तरह देखोगी तो मैं तुम्हारे बिना मारे ही मर जाऊंगा। यह सब कहते हुए आनंद के कदम धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहे थे। वह आगे कहता है, मतलब साफ है, या तो तुम्हारी यादाश्त गई ही नहीं या फिर वह वापस आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरानी यादाश्त वापस आ गई है तो तुम्हें मेरे साथ हुई मुलाकात कैसे याद है? और अगर याद है तो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी का एक भी पहलू भूली नहीं हो, चाहे यादाश्त गई थी या नहीं गई थी। अब इस वक्त तुम्हारे पास अपनी हर याद मौजूद है। यह भी हमारे लिए फायदे का ही सौदा है। अब तक आनंद सन्याल अनिका के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है और अनिका के चेहरे की तरफ यह कहते हुए झुकता है, फिर तो तुम्हें अपने दोस्त और दुश्मन दोनों ही अच्छी तरह से याद होंगे। आनंद के अनिका के चेहरे के इतने करीब आने की वजह से अनिका एक जोरदार पंच उसके पेट पर दे मारती है। यह पंच इतनी तेज था कि इसकी वजह से सागर सन्याल दूर जाकर गिरता है। उसका शरीर कॉर्नर में रखे हुए एक टेबल से जा टकराता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रखा हुआ कांच का डेकोरेटिव वास नीचे गिरकर टूट जाता है। इस प्रक्रम में काफी तेज आवाज होती है। अब अनिका अपनी जगह से उठती है और जमीन पर पड़े हुए आनंद के पास जाकर उसकी ओर नीचे की तरफ झुकती है और फिर कहती है, काफी होशियार हो तुम, बिना समझाए ही काफी कुछ समझ गए हो, लेकिन अब अपनी इसी समझदारी का इस्तेमाल ठीक तरह से करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फिलहाल तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो और जो बताने की बात है अब वह बकना शुरू करो। इतना कहकर अनिका आनंद सन्याल का कॉलर पकड़ लेती है और फिर आगे कहती है, तुम्हें मारने के इरादे से मैं यहाँ नहीं आई, लेकिन तुम्हारे मरने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही सही। ठीक इसी वक्त आनंद बड़ी ही रफ्तार से अपना हाथ अनिका की गर्दन की तरफ लेकर जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उससे नीचे की तरफ झुका देता है। तभी अनिका महसूस करती है कि उसके सिर के ठीक ऊपर से एक गोली गुजरी है, जो दूसरी तरफ मौजूद शीशे में जा लगी है। मॉरिशस, यह एक खुली जगह थी और काफी सुनसान भी था। भूमिका अकेले ही इस जगह पर इधर से उधर टहलती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर के बाद वहाँ एक वैन जैसी लंबी गाड़ी आकर रुकती है। इसे अंदर से देखने के बाद कोई भी आसानी से बता सकता था कि इसमें काफी ज्यादा हेरफेर करके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। तात्पर्य, इसे किसी विशेष उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। भूमिका सचेत हो जाती है और उसका हाथ अपनी पिस्तौल पर चला जाता है। पिस्तौल बाहर निकलने बिना ही वह बड़ी ही सावधानी से वैन की ओर देखने लगती है। तभी ड्राइवर की सीट की तरफ का दरवाजा खुलता है और उसमें कौटिल्य बाहर आ जाता है। कौटिल्य को देखते ही भूमिका उस पर भड़कने लगती है। तुम्हें पता है
कि कोई और भी है जो लगातार हम पर निगाह बनाए रखे है। यहाँ पर आते हुए बड़ी मुश्किल से उन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आई हूँ। और यह कैसी जगह की लोकेशन तुमने मुझे भेजी थी? दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ है, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तुम खुद भी इतनी देर में यहाँ आ रहे हो। ऐसे भी क्या जरूरी काम था जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ अकेले बुलाया है? अब कौटिल्य कहता है, काफी बड़ी बेवकूफ हो तुम। किसी के इस तरह अकेले बुलाने पर तुम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ कैसे जा सकती हो? वह भी दूसरे देश में जहाँ तुम्हें कोई जानता तक नहीं, जहाँ तुम्हारी कोई अपनी जान पहचान भी नहीं है। क्या एक ऑफिसर को ऐसा करना शोभा देता है? कौटिल्य की ऐसी बातें सुनकर भूमिका को काफी अजीब लगता है और वह कहती है, क्या तुमने ऐसे बेतुकी बातें करने के लिए मुझे इतनी रात को परेशान किया है? अब कौटिल्य भूमिका के पास आता है और अपनी ही मद भरी आवाज में कहता है, मैंने सोचा कि तुम्हें मनाते हुए कई साल गुजर चुके हैं, पर तुम किसी भी तरह मेरी बात मानकर राजी नहीं हो। मेरे प्यार को अपनाना या मेरे साथ रहना तो दूर, तुम मुझे माफ तक करने के लिए तैयार नहीं हो। बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें मनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन चाहता है, जो मेरा दिल करता है। इस खुली जगह पर तेज चलती हुई हवा से भूमिका के खुले हुए बाल लगातार इधर से उधर उड़ रहे थे। भूमिका जिस कौटिल्य के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी, आज उसी के साथ उसे बड़ा ही असुरक्षित महसूस हो रहा था। वह कौटिल्य से कुछ कदम पीछे हट जाती है और फिर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ के साथ तुमने भी कुछ घूंट ले लिया है और उसका असर तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ रहा है? अब कौटिल्य कहता है, मैं पूरे होशो हवास में हूँ और जो भी कह रहा हूँ वह अच्छी तरह सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुम जानती ही हो, ड्रिंक करना मेरी फितरत में नहीं है। अब भूमिका पहले से कहीं ज्यादा सावधान हो जाती है और कहती है, अच्छा तो क्या करोगे तुम? कौटिल्य जवाब देता है, किडनैप। मैं तुम्हें किडनैप करूंगा। यह सुनते ही भूमिका अपनी कमर के पीछे से अपनी गन निकालते हुए कौटिल्य की तरफ तान देती है। फिर दोनों हाथों से अपनी गन को संभालकर पोजीशन लेते हुए कौटिल्य से कहती है, देखो अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी भी वक्त है। साफ साफ कह दो, नहीं तो आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब कौटिल्य घूम जाता है, उसकी पीठ भूमिका की तरफ हो जाती है और वह कहता है, मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। तुम इतनी आसानी से मान जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए आज वह वक्त मुझे इस मोड़ पर लेकर आया है। अब भूमिका कहती है, भागने की कोशिश बेकार है कौटिल्य, मेरे निशाने के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। अब कौटिल्य वापस भूमिका की तरफ घूमते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरे निशाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हो। ऐसा कहते हुए वह एक छोटी सी करीब 15 सेंटीमीटर लंबी एक सामान्य पेन जैसी मोटी दिखाई देने वाली एक डिवाइस निकालता है, जिसे अंधेरे में देखा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही कौटिल्य की उंगलियां उस पर घूमती है वह चमक उठती है और उसमें से एक रोशनी जैसी लाइट निकलते हुए दिखाई देती है। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आसमान से गिरती हुई बिजली। इसी बिजली की छोटी सी लड़ी भूमिका के हाथों पर जाकर लगती है, जिससे भूमिका को अपने हाथों में करंट जैसा महसूस होता है, जिससे उसकी गन हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही भूमिका उसे उठाने की कोशिश करती है, वह पाती है कि उसके दोनों हाथ एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। और जैसे ही वह अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, कौटिल्य अपने हाथ में पकड़ी हुई उसी डिवाइस से निकलने वाली लेजर लाइट की मदद से उसके पैर भी हाथों की तरफ बांध देता है। भूमिका जैसे ही खुद को इससे छुटाने की कोशिश करती है, वह खुद को नाकामयाब पाती है। उसकी जरा सा भी कोशिश उसे बिजली के करंट जैसा झटका दे रही थी। उसकी कोशिश जितनी ज्यादा ताकत के साथ होती, यह झटका उसे उतनी ही ज्यादा तेज महसूस होता। हर एक कोशिश के साथ ही उसे ऐसा लगता जैसे कि वह बिजली जैसी दिखती हुई तार उसके हाथ पैरों को काट रही हो। वह दर्द से चिल्लाते हुए कहती, अब यह क्या है? कौटिल्य भूमिका के गुस्से का जवाब उतने ही अधिक प्यार से देते हुए कहता है, तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो जिससे सामान्य हथियारों से निपटा जा सके।
तुम खास हो, इसीलिए खास तुम्हारे लिए तुम पर लेजर स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें चोट पहुंचेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब भूमिका कहती है, यह सब क्या है? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस एक बार मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब कौटिल्य मुस्कुराता है और भूमिका के पास आ जाता है और कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे, इसीलिए अपनी सुरक्षा सबसे पहले। इसके बाद कौटिल्य अपनी जेब से एक चौड़ी टेप निकालता है और उसकी मदद से भूमिका का मुंह बंद कर देता है और फिर कहता है, शोर मचाना एकदम मना है। इसके बाद भूमिका को अपने कंधे पर उठाकर वैन के अंदर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद सन्याल हाउस। अनिका और आनंद दोनों अपनी अपनी बात एक ही समय पर बोल उठते हैं। आनंद कहता है, मैं तुमसे कितनी बार कहा कि यहाँ से चली जाओ, मैं खुद आकर मिल लूंगा, पर नहीं, तुम्हें सारी बातें अभी और यही जाननी है। इसी समय पर अनिका कहती है, तो तुम इतनी देर से इनका इंतजार कर रहे थे? यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना ही तुम्हें बचा पाएंगे। अपनी अपनी बात एक साथ बोलने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की कही हुई बातों को ठीक तरीके से सुन पाते थे। अब अनिका कहती है, तुम्हारे ही घर में इतनी सख्त सिक्योरिटी के बीच अगर तुम यह नहीं हो तो फिर कौन है? इतना कहने के बाद अनिका आनंद सन्याल की गर्दन पर हाथ रखकर उसे बाईं ओर गिरा देती है और खुद भी इसी दिशा में झुक जाती है। इस बार गोली एक बार फिर से उसके सिर के पास से होकर गुजरती है। तभी आनंद हाथ से इशारा करता है, जिसका मतलब था कि हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपना हाथ उसी दरवाजे की ओर किया था, इसके बारे में वह बात कर रहा था, लेकिन वह देखने में किसी भी प्रकार से दरवाजे या रास्ते जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सिर्फ वहां मौजूद दीवार का एक हिस्सा था। अब अनिका अपना मास्क ऊपर कर लेती है। इसके बाद आनंद को घूरती है। आनंद कहता है, मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि तुम्हें काफी चिंता है मेरी। अब अनिका को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वह अपने हाथ की खुली उंगलियों से मुट्ठी बना लेती है। तभी आनंद अपनी बात को आगे बढ़ाता है, अगर जिंदा बचेंगे तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल सकेंगे। मुझ पर गुस्सा बाद में कर लेना, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद आनंद अनिका के साथ उसे खुफिया रास्ते की ओर खिसकते हुए अनिका के सवाल का जवाब देता है। वैसे तुम जानना चाहती हो, इसलिए बता देता हूँ, यह वही है जिनकी तलाश तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। इसके अलावा तुम्हारी तलाश इन्हें भी यहाँ तक लेकर आई है। शायद इस वक्त इनसे ज्यादा तुम्हारी चाहत है और किसी को नहीं। अनिका को इस गोल गोल बात पर हैरानी होती है, लेकिन इस वक्त वह अपनी हैरानी प्रकट करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। इस समय इससे भी ज्यादा परेशानी की बात अनिका के लिए यह थी कि गोलियां किस तरफ से चल रही है। वह चलाने वाले को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। जब उसने आनंद और अपना बचाव किया, तब गोली उसके ठीक पीछे की तरफ से आई थी। इस गोली से अपना और सन्याल का बचाव अनिका अपने तेज कानों और तेज रफ्तार की वजह से कर पाई थी। पिछले कुछ समय में धीरे धीरे अनिका के कानों की संवेदना काफी अधिक बढ़ चुकी थी। यदि वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती तो वह काफी दूर तक की आवाजों को सुन पाती थी। फिर यह गोलियां तो उसके बिल्कुल आसपास ही चल रही थी। आज तक कई बार अपनी इस संवेदना की वजह से उसने परेशानी महसूस की थी, लेकिन आज वह वक्त था जब यह संवेदना उसे मुश्किल से बाहर निकालने वाली थी। कुछ ही पलों में अनिका और आनंद उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खुल पाता, गोलियों की बौछार होने लगती है। अनिका और आनंद एक बार फिर से अपनी अपनी जगह लेकर छुप जाते हैं। अनिका यह समझने की कोशिश करती है कि यह गोलियां चल कहां से रही है, तो वह देख पाती है कि दीवारों पर लगी हुई सजावटी पंछी दरअसल ऑटोमेटिक मशीन गन है, जिन्हें कंप्यूटर की मदद से कहीं और से बैठकर चलाया जा रहा था। अब अनिका अपने हाथों से इशारा करते हुए उन पक्षियों को दिखाते हुए आनंद सन्याल से कहती है, हमें इस कमरे से बाहर जाना होगा। तुम्हारे इस सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल पाना फिलहाल तुम्हारे लिए नामुमकिन है। दरअसल अनिका अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल भी सकती थी और तेजी से बाहर भी निकल सकती थी, लेकिन आनंद के लिए यह संभव नहीं था और अनिका अपना मकसद पूरा किए बिना चली जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था।
इसके अलावा एक बड़ा डर यह भी था कि अनिका की मदद करने के बदले में आनंद अपनी जान न गंवा बैठे, जिसकी वजह से अनिका फिर एक हाथ आए हुए अवसर को खो देगी। अब तक अनिका आनंद के बारे में जो कुछ भी जानना चाहती थी वह केवल लक्ष्य से संबंधित था, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और ही जानने को मिल रहा था। आनंद अपने होठों को हिलाकर धीमी आवाज में बोलते हुए अनिका को अपने हाथ के इशारों से समझाता है। इस कमरे से बाहर निकलना और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस कमरे में चलने वाली मशीन गनों की संख्या की सीमा ही है, लेकिन बाहर निकलने पर यह साक्षात रूप लेकर असंख्य हो जाएंगे। अनिका आनंद की बात को सुन पाती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाती। फिलहाल आंखों के सामने मौजूद समस्या से लड़ना था, इसलिए अनिका पूरे कमरे में सावधानी से निगाहें घुमाती है और यह देखने समझने की कोशिश करती है कि किन किन जगहों से यह गोलियां आ रही है। इसे समझ लेने के बाद वह आनंद को इशारा करती है कि उसके ठीक दाएं तरफ ऊपर की ओर जो पंछी बना हुआ है वह उसके ऊपर कपड़ा डाल दे। अनिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि इन पक्षियों के अंदर कैमरा भी फिट होंगे, जिसके जरिए से गोलियों को चलाने वाले अनिका और आनंद को देख रहे थे। इसलिए वह दुश्मन देख नहीं पाएगा तो सही निशाना भी नहीं लगा पाएगा। पंछी के जिस स्टैच्यू की अनिका बात कर रही थी यह आनंद से सिर्फ 1 फीट की ऊंचाई पर था। आनंद के लिए इस पर कपड़ा डालना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा जिस तरफ अनिका और आनंद थे यह कैमरा भी उसी तरफ होने की वजह से उन दोनों को देख नहीं पा रही थी। आनंद को अनिका की बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। वह अपनी गर्दन इधर उधर घुमाता है तो पास में रखी हुई एक डेकोरेटिव टेबल पर थाल पोस्ट जैसा महीन कढ़ाई किया हुआ सुंदर कपड़ा बिछा हुआ देख पाता है। आनंद उस कपड़े को खींचता है और तेजी से उस पंछी के ऊपर कपड़ा डालने के लिए बढ़ता है। ठीक इसी वक्त अनिका अपनी जगह से बाहर निकलकर दौड़कर दूसरी जगह पर छुप जाती है, ताकि बाकी कैमरा अनिका को टारगेट करने की कोशिश करे और आनंद अपना काम ठीक तरह से कर पाए। अनिका की यह कोशिश सफल रहती है और इसी तरह कुछ ही देर में वह कमरे में मौजूद ऐसे 5 स्टैच्यू पर कपड़ा डाल देते हैं और इसके तुरंत बाद अनिका कुछ ही पलों में बड़ी ही आसानी से उन सभी को तोड़कर नष्ट कर देती है। इसके बाद अनिका अपनी भौवें चढ़ाकर आनंद की तरफ देखती है। आनंद अपने बातचीत के लहजे को बिल्कुल बदलते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह कहता है, मुझ पर शक करना लाजमी है, पर इस वक्त यह करना बेकार भी है। भला अपने सिर पर मौत को बांधकर कौन घूमता है? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो कभी इनकी आवाज भी नहीं सुनी। आज सीधा इन्हें गोलियां उगलते हुए देख रहा हूँ। मुझे इस बारे में पता होता तो थोड़ा और जल्दी अपने बचाव के बारे में सोचता। आनंद की बात सुनकर अनिका को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि इस वक्त वह किस तरह के खतरे के बीच मौजूद है। वह अच्छी तरह समझ जाती है कि आज उसका सामना भारी मुसीबत से है, जिसके साथ उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इधर जैसे ही कमरे की सभी ऑटोमेटिक गन नष्ट हो जाती है, वैसे ही दुश्मन के आदमी उनके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अनिका को कमरे की तरफ आते हुए 2 पैरों की आवाज सुनाई देती है। वह आनंद को दरवाजे के दूसरी तरफ छिपने का इशारा करती है और खुद भी इस दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह आदमी कमरे के अंदर आता है, अनिका बड़ी ही सफाई से अपने एक हाथ के वार से उसकी गन नीचे गिरा देती है और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके गर्दन पर सामने की तरफ से वार करती है, जिससे वह आदमी वहीं की वहीं ढेर हो जाता है। आनंद के मुंह से सहसा ही निकलता है, बहुत खूब, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। असली लड़ाई तो बाहर जाने के बाद होगा। मेरा कहा मानो, हमें इस खुफिया दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए। अब अनिका फिर से आनंद को घूरती है और उसकी नादानी पर अपनी गर्दन हिलाती है। फिर अपने एक हाथ की 2 उंगलियों को अपने माथे पर 2 बार घुमाती है और अंत में बोल उठती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह खुफिया दरवाजा अभी भी खुफिया रह गया है? चलो अब इस कमरे से बाहर चलते हैं। यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का दरवाजा अब बाहर की तरफ ही है। ऐसा कहकर अनिका दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाती है और आनंद उसे रोकता ही रह जाता है।
अनिका के इस तरह बाहर निकल जाने के बाद आनंद के पास उसके पीछे पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। वह झट से कमरे में इधर उधर नजर घुमाता है और फिर कमरे की एक अलमारी की तरफ दौड़कर उसमें से गन और कुछ बुलेट्स निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर इसके तुरंत बाद वह भी बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। मॉरिशस की सड़कों पर कौटिल्य अपनी बहन को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं उसकी बंधक भूमिका अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी। वैसे भी इस वक्त वह इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। कौटिल्य ने उसके साथ वह किया था जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कौटिल्य उसके साथ ऐसा करेगा। एक और जहां उसे यह लगने लगा था कि उसे कौटिल्य को मौका देना चाहिए और धीरे धीरे अनजाने में ही वह उसके करीब भी बढ़ रही थी। शायद और कुछ समय बीतने के बाद वह उसे माफ भी कर पाती, लेकिन अब वह मन ही मन समय का शुक्रिया अदा कर रही थी कि समय रहते उसे कौटिल्य की हकीकत पता चल गई। वह अब तक भूमिका के सामने सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का दिखावा कर रहा था। भूमिका कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार दर्द बर्दाश्त नहीं होने पर वह शांति से अपनी जगह पर लेटी रहती। अब वह वहाँ पड़े पड़े ही मन खुद से कहती है, जरूर कौटिल्य का इरादा कुछ और भी है। इस तरह से मुझे किडनैप कर लेना सिर्फ उसके प्यार का हिस्सा नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद फिर से खुद को समझाते हुए कहती है, प्यार का हिस्सा? यह कैसी बातें सोच रही हूँ मैं? यह बात समझने में मुझे इतना वक्त कैसे लग गया? मैं अब तक उसे पहचान क्यों नहीं पाई? यह प्यार हो ही नहीं सकता। यह सब केवल और केवल उसकी हवस का हिस्सा हो सकता है, या फिर किसी को पाने के पागलपन का, जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जाता है और फिर एक समय के बाद ख्वाहिश पूरी नहीं होने पर उसका असली रूप निकलकर सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही आज कौटिल्य का असली रूप निकलकर सामने आ गया है। लेकिन अब मैं कौटिल्य से खुद को कैसे बचाऊं? सोच भूमिका सोच, तुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा। इससे पहले कि कुछ देर हो जाए मुझे कुछ करना ही होगा। भूमिका एक बार फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ पैर पर उस छोटी सी जगह की दीवारों से टकराते हैं जहां पर वह बंद थी। भूमिका को हर बार ऐसा लगता है कि उसके टकराने पर उसे दो आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि यह जगह काफी छोटी होने की वजह से आवाज गूंजकर उसे दो बार सुनाई दे रही है। इसके अलावा बैन की स्पीड जितनी बार धीरे या तेज होती अथवा बैन किसी मोड़ पर मुड़ती, तभी भूमिका को इसी तकलीफ का सामना करना पड़ता। कभी उसका सिर टकरा जाता तो कभी उसके हाथ पैर टकराते, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। भूमिका का सिर इतनी तेजी से टकराता है कि उसे चक्कर जैसे महसूस होने लगते हैं। साथ ही बेहोश होने से पहले वह यह भी महसूस कर पाती है कि बैन को तेज ब्रेक मारकर रोका गया है। जहां भूमिका कुछ पलों की बेहोशी में जाने लगती है, वहीं उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि अचानक से कौटिल्य को अपने ठीक सामने मोटे लोहे की जंजीर एक तरफ से दूसरी तरफ बंधी हुई दिखाई देती है, जिसे तोड़कर आगे निकलना आसान नहीं था, इसलिए उसने तेज ब्रेक लगाए थे। अब देखना यह था कि भूमिका की मदद करने के लिए ही कोई आगे आया था या माजरा कुछ और ही था।